हेलो स्टूडेंट्स। आज हम दूसरी दो शॉर्ट नोट लेने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था रिगार्डिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। तो आज दूसरी दो हम सेक्शन लेंगे, दो शॉर्ट नोट लेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें पहली शॉर्ट नोट है दैट इज क्लबिंग। तो क्लबिंग बेटा बेसिकली क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक स्लाइड तैयार किया है। उसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम क्लबिंग। यहाँ पे उसमें सेक्शन कवर होता है 60 से लेके 65 तक। तो इंट्रोडक्शन है, एन एसएससी इज एसेस ऑन हिज टोटल इनकम, हाउएवर certain income of other person are included, that is club, in his total income as provided in section 60 to 65. This because the SSC tries to avoid paying income tax on certain income by transferring it to others, particularly to his wife and children. तो बेटा क्लबिंग बेसिकली क्या होता है कि आप जानबूझ के टैक्स बचाने के लिए आपकी जो इनकम होती है वो आप आपके चिल्ड्रन के नाम पे या तो आप आपकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करना चाहते हो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर पता चलता है तो वो इनकम का कैलकुलेशन उसमें नहीं होगा और वो आप में ही ऐड होगी। वापिस एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे कि मेरा ऑफिसर लेट से उसका 20,000 पर मंथ रेंट आ रहा है, तो पूरे साल का 2,40,000 हुआ। अब जो भी टेनेंट यानी कि भाड़वाद मेरे पास आता है वो मुझे बोलता है कि सर ये 2,40,000 का चेक मैं आपके नाम से बनाना चाहता हूँ नीलेश अग्रवाल से। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, तू ऐसा कर, मेरी वाइफ के नाम पे ये चेक बना। तो मैं ये रेंट इनकम, एक्चुअली आई एम द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो वॉट एवर दी रेंट अराइव्ड वो मेरा इनकम है, जो भी रेंट रिसीव्ड होगा वो मेरी है। बट मैं जानबूझ के उसको मेरी वाइफ के अकाउंट्स में डालना चाहता हूँ। बट कल जाके उसका स्टेटमेंट वेरीफाइड होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है कि ये 20,000 एवरी मंथ किसका चेक आ रहा है। तो फिर वो बोलते हैं कि ये मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी बट मेरे अकाउंट में चेक आ रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन द स्पॉट बोलेगा कि ये इनकम आपके हस्बैंड में क्लब होगा। क्लब होगा मतलब आपके हस्बैंड में ये इनकम का कैलकुलेशन गिना जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड क्लबिंग। तो देखो क्लबिंग कौन कौन से केसेस में क्लबिंग होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्लबिंग का दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। मैंने जैसे अभी आपको इलस्ट्रेशन दिया, मैं मेरी प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर नहीं करता हूं, बट उसका जो भी इनकम होता है वो मेरी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करता हूं, तो ऐसा चलेगा नहीं। तो वो इनकम किसमें क्लब होगी? मेरे में क्लब होगी। क्लब होना यानी मेरे में ऐड होना, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग। डाउट है बेटा? ये पहला मैंने पॉइंट ओवर किया। क्लबिंग में ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अगर आप करते हो तो चलेगा नहीं, और वो सब किस में ऐड हो जाएगा? जो एसएससी की एसेट्स है उसमें ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आता है दैट इज रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। बेटा रिवोकेबल का मतलब होना है टू टेक बैक। तो अगर आप कोई ऐसी एसेट्स किसी के नाम पे ट्रांसफर करते हो कि जिसमें फ्यूचर में आप वो एसेट्स वापस ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल एसेट्स। तो ये एक्चुअली ट्रांसफर के डेफिनेशन में कवर नहीं होता है, और उसमें से जो भी इनकम फैच होगी वो भी किस में ऐड हो जाएगी? जो जिसके नाम पे ये एसेट्स है उसमें ऐड हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। तो ये दूसरा पॉइंट था। उसके बाद थर्ड पॉइंट है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस। स्पाउस यानी पति पत्नी। जैसे कि मैं कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं और मैंने मेरी वाइफ के नाम पे, मेरी जगह मेरी वाइफ के नाम पे सैलरी या रेम्यूनरेशन डाला है, तो सैलरी और रेम्यूनरेशन मेरी वाइफ का नहीं माना जाएगा, वो मेरा ही माना जाएगा और वो मेरे में ही क्लब होगा। तो यानी आप जानबूझ के आपकी इनकम आपकी वाइफ के नाम पे बताना चाहते हो जिससे आपका टैक्स की लाइबिलिटीज घट जाए। बट जैसे ही ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि भैया यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक केस है, या तो थोड़ा हमको लगा है कि ये लोग थोड़ा टैक्स को अवॉइड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो ऐसा चलने नहीं देंगे। तो एक हो गया रेम्यूनरेशन,
और दूसरा मैंने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अगर मैंने कोई एसेट्स एओपी को ट्रांसफर किया हुआ है तो वो भी जो भी होगा उसका इनकम किस में क्लब होगा, मेरे में क्लब हो जाएगा। तो ये था तीसरा पॉइंट, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस। उसके बाद चौथा पॉइंट है क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। जैसे मेरा कोई चाइल्ड है और मेरी सन की शादी हो गई, उसके बाद जो पुत्र वधू हम बोलते हैं डॉटर इन लॉ, उसके नाम पे कोई मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूँ और उसमें से कोई इनकम अराइज होती है तो वो इनकम मेरी डॉटर इन लॉ की नहीं मानी जाएगी, बट वो इनकम जो है वो मेरे में ही क्लब होगी। बट यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि अगर वो डॉटर इन लॉ यानी कि मेरे सन्स की वाइफ बनने से पहले अगर मैंने उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया हो तो वो क्लबिंग की प्रोविजंस में, क्लबिंग की डेफिनेशंस में कवर होगा नहीं। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे लास्ट वन दैट इज क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड। बेटा माइनर चाइल्ड, मेरा एक छोटा बच्चा है लेट से 12 साल का, मैंने उसके नाम पे 5 लाख की एफडी कर दी, लेट से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 लाख का 10%, आपको पता है 5 लाख का 10% 50,000 आता है। तो अगर वो 50,000 रुपया मैं मेरे माइनर सन के नाम पे बताओ वो चलेगा नहीं। गवर्नमेंट बोलता है कि 50,000 का जो भी ब्याज हुआ है वो भी आपके अंदर ऐड कर देना पड़ेगा, तो मुझे ऐड कर देना है। अब उसमें भी एक्सेप्शन है कि कब ऐड नहीं करना है। जैसे कि मेरा बच्चा कोई सिंगिंग कंपटीशन में जाता है, जैसे डांस इंडिया डांस हो गया या तो आपको इंडियन आइडल, बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, तो उसमें वो चला गया और उसमें से अगर वो कोई पैसा कमा के लाता है तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी और वो मेरे में ऐड होगी नहीं। यानी कि उसकी कोई स्पेशल स्किल से अगर कोई मेरा बच्चा पैसा कमाया है तो वो मेरे में ऐड होगा नहीं। तो ये क्लबिंग की प्रोविजन, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड का था। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कन्वर्जन ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इनटू एक्चुअल प्रॉपर्टी। आपने जो प्रॉपर्टी अपने आप एक्वायर्ड किया है और आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो आपका है एचयूएफ, अगर उसमें वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो वो प्रॉपर्टी एचयूएफ की नहीं मानी जाएगी, बट वो प्रॉपर्टी आपके अंदर ही ऐड होगी। तो ये था क्लबिंग। क्लबिंग का मतलब सिंपली आपने जो भी इनकम कमाया है उसको टैक्स बचाने के लिए या तो टैक्स को अवॉइड करने के लिए आप आपका इनकम या तो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफर करते हो, तो वो प्रॉपर्टी में से जो भी इनकम फैच होती है वो उनकी नहीं मानी जाएगी और वो आपकी इनकम में ऐड होगी, उसको क्लबिंग बोला जाता है। तो ये 6 पॉइंट क्लबिंग में आपको मेंशन करना है। तो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट शॉर्ट नोट यहाँ पे समझाई और बताई है। आप एग्जाम में इतना लिखोगे तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो ये एक शॉर्ट नोट थी क्लबिंग की। अब दूसरी शॉर्ट नोट हम अभी चला रहे हैं। तो बेटा दूसरी शॉर्ट नोट है कंसील्ड और अनएक्सप्लेन्ड इनकम। अंडर सेक्शन 68 and 69 three types of unexplained income are specified which are included in the income of the assessee if we can offer explanation about its source. बेटा कंसील इनकम का मतलब होता है इनकम को छुपाना। अगर आपने कोई इनकम छुपाई है तो दैट इज कॉल्ड कंसील। तो कंसील सेक्शन 68 एंड 69 दो सेक्शन कंसील इनकम की है। तो कंसील इनकम जैसे ही डिपार्टमेंट को पता चलता है ऑन द स्पॉट उसके ऊपर आपको टैक्स भर देना है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है, उसमें देखो सबसे पहले 68 सेक्शन है। सेक्शन 68 दैट इज अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट यानी कि बेटा कोई भी कैश आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है जिसको आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, दैट इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया हुआ है, देखो पहले वेर एनी सम इज फाउंड credited in the books of an assessee maintained for any previous year and the assessee offers
no explanation about the nature and source thereof. The explanation offered by him is not, in the opinion of the assessing officer, satisfactory. The sum so credited may be charged to income tax as the income of the assessee of the previous year. तो बेटा कोई भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी कैश क्रेडिट पड़ी है, जैसे कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 25 लाख रुपया पड़ा है, बट आप कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो कि 25 लाख रुपया कहां से आया, तो आपको उसके ऊपर ऑन द स्पॉट टैक्स भर देना है लाइक अदर सोर्सेज। तो ये पहला पॉइंट था, दैट इज सेक्शन 68 अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट। उसके बाद सेक्शन 69 है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। वैसे ही अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया हुआ है बट आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड है, कि जो इन्वेस्टमेंट आपने बताया है बट उसका क्लैरिटी आप नहीं दे पा रहे हो कि इन्वेस्टमेंट कौन सा है, तो दैट इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट का कोई भी एक्सप्लेनेशन आपके हिसाब से क्लैरिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बैठती है, तो उसके ऊपर भी टैक्स लिया जाएगा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कंसील इनकम। वैसे थर्ड है सेक्शन 69A अनएक्सप्लेन्ड मनी, सेक्शन 69B अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। बेटा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया है। हमारे डिपार्टमेंट में हमारे इन्वेस्टमेंट में वहां पे डिस्क्लोज हो रहा है 2 लाख, पर एक्चुअली होता है 4 लाख, तो दैट इज नॉट अ फुल्ली डिस्क्लोज, तो वो भी कंसील इनकम है, और जो भी डिफरेंस आता है उसके ऊपर आपको टैक्स भर देना है। सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर। कई बार बेटा आप इनकम यानी आपका नेट प्रॉफिट घटाने के लिए आप खर्चा ज्यादा बता देते हो, कल जाके आपने सैलरी अमाउंट नहीं पे किया तो भी आप सैलरी का अमाउंट डाल देते हो, और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है कि भैया सैलरी किसको पे की, नाउ यू हैव नो एनी रिप्लाइड, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी खर्चा आपने गलत डाला है या तो आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, तो वो सब खर्चा आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। तो बेटा अनएक्सप्लेन इनकम या तो कंसील इनकम, यानी कि आप कोई चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, या तो आप कोई भी इनकम छुपाना चाहते हो या तो छुपा दी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुरंत ही वो इनकम कंसीडर करके आपको उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद दूसरा एक पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बता देता हूं, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो पहले केस में कंपलसरी है कि भाई अगर कैश क्रेडिट है तो उसके केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। फिर मनी के लिए भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है। फिर चौथे केस के लिए कंपलसरी और पांचवें केस के लिए नॉट कंपलसरी। यानी कि आप कब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है और नहीं है, मैंने आपको एकदम शॉर्ट में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, तो एग्जाम में आपको लिखने में इजी रहेगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन टू एओ, एओ यानी असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर को कब आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, तो पहले केस में आपको लिखा है आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन, वो एक्सप्लेनेशन मांग कर सकता है, दूसरे में भी कर सकता है, तीसरे में भी कर सकता है, और चौथे में अगर उसको ओनली इफ द इन्वेस्टमेंट मनी बुलियन ज्वेलरी और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेस है तो ये वो एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, वरना मांग सकता नहीं है। पांचवे में भी वो एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। तो बेटा इस तरह से मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट दोनों शॉर्ट नोट्स समझाई हुई है। पहली शॉर्ट नोट आपको मैंने एक्सप्लेन किया, जो पहली शॉर्ट नोट थी उसमें क्लबिंग की प्रोविजंस थी, और दूसरी शॉर्ट नोट जो है वो कंसील इनकम की थी। तो ये दो सेक्शन, वो ये दो शॉर्ट नोट आप अच्छी तरह से रीड करना। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, एज वेल एज आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।